मॉस्को में होने वाली पुतिन की विक्ट्री डे परेड आशाकुशल संपन्न हुई। लोगों में जितनी खुशी इस इवेंट के शुरू होने के टाइम नहीं थी, उससे ज्यादा खुशी इस इवेंट के खत्म होने पर दिखी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो हर साल रशिया वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी पर सोवियत की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। इस दिन मॉस्को में यहाँ रेड स्क्वायर पर वर्ल्ड लीडर्स का जमघट लगता है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड में होता है। रशिया इस दिन अपनी माइटी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस करता है। ये दिन रशिया में सबसे बड़ा पब्लिक हॉलिडे भी माना जाता है। पर इस बार ना वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ दिखाई दिए, ना माइटी मिलिट्री स्ट्रेंथ का कोई शोकेस हुआ और ना ही बाकी की परेड जैसी दिखी। पिछले साल तक इस परेड में रशियन ICBMs S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, टैंक्स, आर्टिलरीज, रडार्स और रॉकेट्स दिखाई देते थे। इस बार यहाँ पर यह सब कुछ नहीं दिखा, बस कुछ मार्चिंग दस्ते दिखे और वो भी जल्दी जल्दी बस इसको निपटाना चाहते थे। पुतिन की 8 मिनट की स्पीच भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन के साथ एक जस्टिफाइड वॉर लड़ रहा है। यूक्रेन एक अग्रेसिव फोर्स है जिसको आर्म्स और बैकिंग पूरा नेटो मिलकर दे रहा है। तो पिछले साल तक जिस विक्ट्री डे परेड को ग्लोरीफाई किया जाता था, इस साल वो बस एक औपचारिकता ही रही। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस बार रशिया को यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक्स का खतरा था। वो ड्रोन्स जिनकी पहुंच और आतंक पिछले 1 साल में मॉस्को तक बढ़ चुका है। इसलिए पुतिन को यह डर था कि विक्ट्री डे परेड में अगर रशिया अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को शोकेस करता है तो ज़ेलेंस्की का ड्रोन हमला जरूर होगा। पिछले कई दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच इंटेंस वॉर चल रहा है। विक्ट्री डे परेड का दिन आया तो दोनों ने अपनी तरफ से सीज फायर का अनाउंसमेंट तो कर दिया, पर दोनों की ही ड्रोनबाजी चलती रही और एक दूसरे पर सीज फायर वॉयलेशन का इल्जाम भी लगाते रहे। अंततः महामहिम डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा। ईरान के साथ अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी ट्रंप ने समय निकाला और रशिया और यूक्रेन के बीच 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इस बात को मेंशन किया कि 3 दिन के सीज फायर की रिक्वेस्ट ट्रंप ने की है, जिसको पुतिन और ज़ेलेंस्की ने मान लिया है। उधर ज़ेलेंस्की को इस बात में अवसर दिखा रशिया के मजे लेने चाहे तो एक प्रेसिडेंशियल डिक्री जारी कर दी जिसमें लिखा कि मेरे पास तमाम रिक्वेस्ट आई हैं जिनको देखते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मैं रशिया को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करना अलाउ करता हूं। मतलब ट्रंप टोपीबाज तो इससे भी बड़े टोपीबाज। देखिए, रशिया की परेड को खराब करने के लिए ज़ेलेंस्की ड्रोन्स भेज सकते थे, पर अंजाम भी इसका ये होता कि रशिया जिसने ये वार्निंग दी थी कि यूक्रेन ने ऐसा कुछ किया तो रशिया यूक्रेन की कैपिटल कीव में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सेंटर्स को और गवर्नमेंट ऑफिसेस को टारगेट करेगा। इसके लिए रशिया ने कीव में फॉरेन डिग्निटरीज को तुरंत कीव छोड़ने की वार्निंग भी दे रखी थी। तो मे बी और मे नॉट भी यूक्रेन ऐसा कुछ करता और कर भी सकता था, क्योंकि रशिया को ऐसी चोट देकर जिसे कोई ब्रेकिंग न्यूज बने, ज़ेलेंस्की अपने और यूक्रेन के वजूद को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रिलेवेंट रखने की कोशिश करते रहते हैं। कहने का मतलब ये, यूक्रेन अपनी फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा रखना चाहता है। अपने बैकर्स यूरोपियन नेटो देशों को बार बार ये रिमाइंड कराना चाहता है कि वो ये फाइट रशिया से उनको सुरक्षा देने के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन यूरोप का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यूक्रेन गिरा तो अगला नंबर यूरोप में से किसी का भी हो सकता है। तो यूक्रेन इस कॉन्सेप्ट को जिंदा रखना चाहता है कि ये वॉर यूक्रेन यूरोप के लिए लड़ रहा है और यूरोप वाले भी ये मानते हैं। इसलिए यूक्रेन को हथियारों की कमी कभी नहीं होती। खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या आपस में चंदा इकट्ठा कर कर ये लोग यूक्रेन को हथियार पहुंचाते रहते हैं ताकि ये लड़ाई यूक्रेन रशिया से लड़ता रहे। खैर, ये बात एकदम सच है कि यूक्रेन यूरोप का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यूक्रेन गिरा तो अगला नंबर यूरोप में से किसी देश का ही होगा। ज्यादातर लोग पोलैंड का नाम यहाँ पर लेते हैं, जो बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन से और रशिया के अलाए बेलारूस से। और ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि रशिया यूक्रेन को कचरते हुए इधर से ही आगे बढ़ेगा और पोलैंड पर अगला धावा बोलेगा। बल्कि रशिया भी समय समय पर इनको ऐसे इंडिकेशन देता रहता है। खैर, इस बात की डिटेल में नहीं जाते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये यूरोप का डर है। एनीवे, फरवरी 2022 से शुरू हुआ ये रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको आज 4 साल से भी ऊपर हो चुका है। ये अभी और कितना चलेगा इसके बारे में ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 1 साल से डोनाल्ड ट्रंप भी इस कोशिश में है कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक सीज फायर हो जाए। इसके लिए ट्रंप पुतिन से एक बार अलास्का में मिल भी चुके हैं। बाकी ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ अक्सर पुतिन से मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, पर निष्कर्ष नहीं निकलता। और इधर जब से यूएस और ईरान की वॉर शुरू हो गई है तब से यूएस का पूरा फोकस इधर ही आ गया है। खैर, रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है दोनों के बीच टेरिटोरियल एक्सचेंज का फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि पुतिन या ज़ेलेंस्की में से कोई भी सीज फायर करना नहीं चाहता है, पर कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता है। वैसे विवाद तो बहुत सारे हैं जो लगभग सुलझ गए हैं। बस एक विवाद ऐसा है
जो सुलटने का नाम नहीं लेता, और वो है दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा। देखिए, पिछले 4 सालों में रशिया ने यूक्रेन का 20% हिस्सा कब्जाया है। अब वो ये सब वापस तो करेगा नहीं। ज़ेलेंस्की शुरू में इस जिद में थे कि हम लड़ के ये सारा हिस्सा वापस ले लेंगे। कोशिश भी करी पर हो नहीं पाया। फाइनली ज़ेलेंस्की तैयार हो गए, पर जिस आधार पर इस जमीन का बंटवारा होना है उस पर सहमति नहीं बन पा रही। देखिए, रशिया ने यूक्रेन पर ईस्टर्न साइड से धावा बोला था, जिसमें लुहांस्क, डोनेत्स्क जो मिलकर डोनबास रीजन बनाते हैं, उसके बाद नीचे ज़पोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया जो 2014 में ही वो ले चुका था। तो ये हिस्सा रशिया के कंट्रोल में है। अब मामला यहाँ पर ये फंसा है कि ये डोनबास रीजन जो लुहांस्क और डोनेत्स्क से मिलकर बनता है, इसका 80% हिस्सा रशिया के कंट्रोल में है, 20% ये बचा हुआ हिस्सा यूक्रेन के कंट्रोल में है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन ये 20% हिस्सा छोड़ दे, बदले में रशिया कहीं और पर अपना हिस्सा छोड़ देगा, पर यूक्रेन नहीं मान रहा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि 20% वो हिस्सा है जो रशिया पिछले 4 साल में कब्जा नहीं पाया। हमने इस हिस्से को बचा के रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम ऐसे ही इस हिस्से को कैसे दे दें। और जो बात एकदम सही भी है, अगर यूक्रेन इस हिस्से को स्ट्रांगली होल्ड ना कर रहा होता तो रशिया अब तक इस हिस्से को भी कब्जा चुका होता। पर 4.5 साल बाद भी रशिया इस 20% बचे हुए हिस्से को कब्जा नहीं पा रहा है। तो बस यही विवाद है जिसको ट्रंप सुलझाना चाहते हैं पर सुलझा नहीं पा रहे हैं। खैर, ट्रंप पहले अपने ईरान वाले मुद्दे को सुलटा लें, ये जो रायता इन्होंने फैलाया है इसको समेट लें, फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर सुलझाएंगे। जब तक ये ईरान का मुद्दा चल रहा है तब तक रशिया यूक्रेन का मुद्दा वापस लाइमलाइट में नहीं आएगा। ईरान को बस आज कल में ही जवाब देना है, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।